हेलो दोस्तों, मैं अंगद सर ई लर्निंग विद दुर्गेश में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज दोस्त हम शुरुआत से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम से। और जैसा कि जानते हो, संख्या पद्धति एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है किसी भी परीक्षा के लिए। आप चाहे जिस जिस परीक्षा का एग्जाम देने जाए कॉम्पिटिटिव, उसमें 3 से 4 प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। चाहे आप बेसिक परीक्षाओं का एग्जाम दीजिए, चाहे हाई लेवल का दीजिए, 4 प्रश्न जरूर अवश्य आने हैं। तो हम पहले इसकी बेसिक शुरुआत करेंगे। और शुरुआत आप लोग जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, तो जो नहीं जानते हो वो जान लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत होती है इसकी। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स होता है बच्चा सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स होता है सम्मिश्र संख्या। अब ध्यान समझिए, सम्मिश्र संख्या क्या होती है। जैसे दोस्त, अगर a प्लस आई बी की बात मैं करूं, ये दो चीजों से मिलकर बनती है। देखो, एक चीज होती है रियल नंबर। किसकी नंबर होती है? रियल नंबर। और एक चीज होती है इमेजिनरी नंबर। तो ये आई जो है इमेजिनरी वाला पार्ट, आई किसका पार्ट है? इमेजिनरी वाला पार्ट है। आई जो है इमेजिनरी नंबर वाला पार्ट है, और ए वाला जो है यह रियल नंबर वाला पार्ट है। रियल नंबर वाला पार्ट। तो आप देखो, सम्मिश्र संख्या दो बातों से मिलकर बनती है। एक तो वास्तविक, रियल नंबर का मतलब बच्चा वास्तविक संख्या। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। और एक इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। अब हम चर्चा भी करेंगे कि रियल नंबर क्या होती है। अभी हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि रियल नंबर के अकॉर्डिंग टू आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इन सब चीजों के। पहले हम एक तरफ से चलते हैं। देखिए, तो काल्पनिक संख्या जो ये आई होता है, इसे आयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? आई को आयोटा कहते हैं। ठीक है। आई बराबर होता है अंडर रूट के में -1, अंडर रूट में -1, और आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा -1। तब ध्यान समझिए, जो आई होती है यह एक इमेजिनरी यानी काल्पनिक संख्या है। आयोटा से प्रूफ करते हैं। जो प्रतीक देख रहे हैं आप, चिन्ह देख रहे हैं, इसे आयोटा कहते हैं। आई बराबर रूट के -1 होता है। अगर याद रखो, कभी भी काल्पनिक संख्या रूट में माइनस में जिसका स्क्वायर रूट ना निकले, अगर उसको हम रख दें, देखो जैसे इस चीज को, ये सब क्या हो जाएगी? ये सब काल्पनिक संख्या की श्रेणी में आएंगी। जैसे अंडर रूट में -1, ठीक है, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -5, अंडर रूट में -6, अंडर रूट में -7। यानी रूट में माइनस लगाकर अगर कोई संख्या जिसका स्क्वायर रूट न निकले, वह किस श्रेणी में आ जाएगा? तो आप कहेंगे सर वह जो है इमेजिनरी नंबर में आ जाएगी। बाकी जो बचा हो तो रियल नंबर में आ ही जाएगा। जैसे आप एक नंबर ले लीजिए इस टाइप से, इंटीजर से बात मैं करता हूं, समझ में आएगी आपको बात। ध्यान समझिए, बात हम इंटीजर से करेंगे कि इधर आप 0 ले लेते हैं, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऐसे चलते रहते हैं। और इधर भी आप -1, इधर भी आप -2, इधर भी आप -3, इस तरीके से चलते रहते हैं। ठीक है। अब ध्यान देना, ये संख्या रेखा है। कौन सी है? ये संख्या रेखा है। ये संख्या रेखा है पूरी। अब इस पे देखो, संख्या रेखा पर जितनी भी स्थिति होगी वो किस नंबर में आएगी? रियल नंबर में आएगी। और संख्या रेखा पर जो चीज नहीं बन पाएगी वह क्या आएगी? रियल नंबर पे नहीं आएगी। जैसे देखो बच्चा, समझो, अगर बात मैं करूं इन दोनों की, मान लो इसके इसके इतने बराबर हम खींच दिए, ए वाली ए रेखा 1 की दूरी है, और ये जितनी लंबी है वही मैं यहां पे भी दूरी रख दी है। मान लो ये 2 की मान लेता हूं, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 5, तो यहां कहीं √5 आ जाएगा। मान लो एक बार मैं मानता हूं ये √5 पे आ जाएगा। तो √5 है तो ऐसे बन जाएगा, यहां मान लो कहीं √5 आ गया, भाई 4 से ऊपर होगा ना, तो √5 यहां आ गया, तो अंडर √5 भी एक परिमेय संख्या, सॉरी रियल नंबर, क्योंकि इस रूट पर है। क्या है? इस रूट पर है। तो अब आपको पता चला इस इंटीजर में, यानी इस रेखा लाइन पर
जैसे आप 1/10 भी आएगा, 1/20 भी आएगा, ऐसे 1/15 भी आएगा, जो भी इस रेखा लाइन पर ऐसे करके 1/5 आ गया, यानी 5 बिंदु है, 0/5 या 1/5, इस टाइप से जो भी रेखा लाइन से इधर इस पर आएंगे, ये सब रियल नंबर में आएंगे। तो मैं कंफर्म करता हूं कि इस संख्या रेखा पर जो भी चीजें आपको निर्धारित कर सकते हैं आप, वो किस नंबर पे आएगी, रियल नंबर पर आएगी। बात समझ में आ गई, सभी चीजें क्लियर हो गई। जैसे अब यहां से देखो √5 आ गया, आगे √6 आ सकता है, √7 आ सकता है, अच्छा यहां पर भी अगर आपको दिमाग में लगता हो माइनस में रूट आ जाएगा, सर नहीं आएगा बच्चा, क्योंकि आप माइनस में स्क्वायर लोगे और इधर प्लस में माइनस में लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर होगा ना। तो मान लो अगर 1 2 मैंने लिया तो यहां भी √5 में आएगा, न कि -5 में आएगा। सही बात है, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे आप -1 का, और यहां -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस में होता है। और माइनस को, इस चीज को समझ पाए होगे, तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देख लो एक बार, समझ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 पार्ट में बांटते हैं। देखो बांटने का अपना सबका अलग अलग तरीका है, ठीक है, समझो बात क्लियर हो गई। चलिए इंटीजर को बात समझ पाए, इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक। अभी मैं उसको इस लेवल पे लेकर दिखाता हूं आपको, एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिए, इंटीजर का मतलब होता है कि इसको अगर हम 2 पार्टों में रियल नंबर को, यानी वास्तविक संख्या को अगर हम बांटना चाहें तो 2 पार्ट में बांटते हैं बच्चा। एक तो इंटीजर यानी पूर्णांक, एक कौन सा, अभी हम समझा देते हैं, पूरी बातें ही क्लियर हो जाएंगी। एक इंटीजर और एक डेसिमल, एक इंटीजर और एक किसमें बांटते हैं हम लोग, डेसिमल में बांटते हैं। इंटीजर का मतलब होता है बच्चा पूर्णांक, क्या होता है, पूर्ण संख्या नहीं, पूर्णांक, ठीक है। और यह डेसिमल माने होता है दशमलव, डेसिमल माने क्या, दशमलव। आप ध्यान समझिएगा। तो इंटीजर तो यही बात मैंने अभी आपको समझा दिया कि 0 रेखा से इधर 1 2 3 ऐसे बढ़ते हुए ये सब इंटीजर हो जाएंगे, और इधर की तरफ अगर y मतलब x डैश की तरफ अगर चलोगे तो -1 -2 -3 इस साइड के रेखा हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगी। लेकिन जब हम डेसिमल में बात करते हैं बच्चा, तो इस डेसिमल को बात को ध्यान समझना, क्योंकि ये तो बात अभी मैंने रियल नंबर में आपको समझा दिया, ठीक है। अब बात यहां पर डेसिमल पे करेंगे। तो डेसिमल भी क्या होता है, एक होता है शांत दशमलव, शांत दशमलव कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, समझिएगा बच्चा। ऐसा भिन्न, या जैसे कह सकते हो आप, जिसमें हम भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे आप कहते हो 1/2, क्या कहते हो, 1/2, इसे भाग दोगे तो पॉइंट में कहीं न कहीं जाके कट जाएगा, ठीक है। जैसे आप 1/4, इस टाइप से 1/5, इस टाइप से अगर भिन्न संख्याएं हैं, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखो कहीं कहीं हिंदी आपको साथ देगी, कहीं कहीं इंग्लिश साथ देगी। तो यहां इंग्लिश साथ दे रहा है, टर्मिनेट माने होता है खत्म हो जाना पूर्ण रूप से, यानी पूर्ण रूप से कट जाना। जैसे अगर 1/2 को आप करोगे तो 0.5 हो जाएगा, बोलो। अगर इसको करोगे तो 4 दूना 8, 4 5 20, ए हो जाएगा। अगर इसको करोगे तो 0.2 हो जाएगा, 0। तो इस तरीके से बात को समझ पाए, यानी ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। तो अब यहां से एक चीज तो और दिमाग में आया कि तब तो एक शांत होगा तो एक अशांत होगा जो न कटे, भाई एक अशांत भी होगा। यहां लेता, इधर लिख देता हूं, इसको हटा के थोड़ा सा, ठीक है। देखो इस चीज को मैं हटाता हूं, बात समझना। जैसे बात में किया अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। अब अशांत दशमलव क्या होंगे भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग
डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ध्यान देना, यानी ए तो कट जाए तो जो ना कटे। अब इसमें भी ध्यान रखिए, जो ना कटे इसमें कितने टाइप से बनते हैं, बात को समझना, बात को समझना बच्चा। इसमें भी मैं दो बातें आपको समझाता हूं। तो इसमें भी अशांत दशमलव में एक तो अशांत पुनरावृत्ति डेसिमल होता है। क्या होता है? अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, और एक होता है डायरेक्ट अशांत, जो आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये देखो, इस बात को मैं यहीं समझाता हूं। देखो, ये तो बच्चा शांत दशमलव है ही, अशांत दशमलव। ये तो जो टर्मिनेट ना हो, यानी जो खत्म ना हो, जैसे हम कर दिए 1/3, इसको खत्म कर पाओगे? तो इसी का यह भी पार्ट होता है। जैसे आप कभी कभी लिखते रहो 1/3 को क्या लिखते हैं? 0.3 बार, हुआ कि नहीं? इस 3 बार का मतलब है बच्चा कि 0.3333 इस टाइप से लेते जाइए आप, ठीक है। फिर मैं इसी को बात, दूसरी बात को लिखूं कि 0.34 बार, तो आप भी इसे क्या लिखोगे बच्चा? तो इसे लिखोगे 0.343434 इस टाइप से। वैसे ही 3 अंक। अच्छा देखो क्या है ना, बात को समझते हैं कि इसको हम लिखते हैं 3/9। क्या लिखते हैं? 3/9। किसी संख्या में जब आप 9 से ऐसे भाग दोगे जो कटे ना, तो अपने आप को क्या करेगा? इसको रिवाइज करता है। जैसे देखो मैं 3/9 लिया, तो 3 का भाग अगर 9 में दोगे तो इस टाइप से वो कर देगा। जैसे यहां पर देखो 0.34 है, 2 बार है, तो मैंने 99 से, इसके एक क्यों आता है इसकी भी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो 99 कर दूं, तो अगर ये बात भी मैं करूं तो इसी अपने को ये क्या करती है? दोहराती है बच्चा, ऐसे 343434। उम्मीद करता हूं बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आसान दशमलव समझ लो, जैसे आप इस तरीके से लिख लिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको क्या कर पाओगे? ये तो ना तो अपने को डिवाइड कर रहा है, ना तो इसको कुछ कर पा रहे हो। तो ऐसी संख्याएं भी किस श्रेणी में आती हैं? आसान दशमलव में आती है। अभी इसी आसान दशमलव में हम इसी पे पढ़ेंगे, इन्हीं दोनों में कौन सी परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्या होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती है और कौन सी अपरिमेय संख्या होती है। तो देखो बच्चा, परिमेय संख्या की परिभाषा को आप मैं थोड़ा सा यहीं वो करता हूं जिससे आपको थोड़ी अच्छी लगे, समझ में आए बातें। ये देखो, मैं बात परिमेय संख्या की कर रहा हूं, देखना। तो दो बातें होती हैं परिमेय संख्या, पहले समझिए, रेशनल रिलेशन की जरूरत। तो परिमेय संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन कंडीशन बच्चा होना चाहिए कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात आई, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कहां P/Q के रूप में लिख पाओगे? तो जितने टर्मिनेटिंग हैं, जितने टर्मिनेटिंग कंडीशन आपको दिख रहा है, जैसे ये वाला 1/2, 1/4, 1/5, ये भी तो आएंगे, 1/6, इस टाइप से टर्मिनेटिंग जो है, यानी हम कहते हैं 1/2 P/Q के रूप में है, 1/3 ए भी है, 1/4 ए भी है, यानी ऐसे जो रूप में आएंगे सब क्या होंगे? परिमेय संख्या की श्रेणी में होंगे। अब बात आई सर 1/3 तो अपने आप को पॉइंट में चलता है, तो इसको भी ध्यान समझ लो। तो जितने भी अंक पॉइंट के बाद बार वाले को आपस में दोहराएंगे ऐसे, वो भी किस में आते हैं जरा बता दो? आप कहोगे सर परिमेय संख्या की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इन्हें भी P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अब बात करेंगे हम 22/7 पे। अच्छा, तो पुनरावृत्ति वाला भी पॉइंट में आ जाएगा और शांत दशमलव भी आ जाएगा, और जो भी P/Q के रूप में रहेगा। अब जैसे कुछ लोगों के माइंड में बनता है बच्चा 22/7 और 22/7 की और पाई का। तो आप देखे होंगे जो पाई है, जो क्या है बच्चा? पाई है, ये अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आता है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। और 22/7 क्या है? परिमेय है। अब यह इसलिए है बच्चा कि ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। जो पाई का एग्जैक्ट मान 22/7 है, यह नहीं है। क्लियर है?
इसीलिए पाई को अपरिमेय और इसको पी बाई क्यू है, इसलिए परिमेय संख्या की श्रेणी में है। ये पाई की ओरिजिनल वैल्यू न होने के कारण किस श्रेणी में आती है? परिमेय संख्या की श्रेणी में आती है। और पाई की जो वैल्यू है वो आप तो जानते होंगे 3.146 ऐसे करके है। तो आप बताओ क्या इसे आप टर्मिनेटिंग रूप में लिख सकते हो, यानी पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो, क्योंकि अभी मैंने बताया इस टाइप का एक बात यहां पर भी है। देखो इस टाइप की एक बात यहां पर भी मैंने लिखा, ये आसान दशमलव के रूप में है, तो आप इसे परिमेय संख्या नहीं लिख सकते। क्लियर है? क्योंकि ये पी बाई क्यू के रूप में बनेगा ही नहीं। क्लियर हो गई बात? चलो, तो ये तो रहा बेसिक सी बात। चर्चा करेंगे थोड़ा सा इस पे कि हमने परिमेय तो जान लिया, अपरिमेय जान लिया, परिमेय संख्या भी जान लिया कि जो पी बाई क्यू के रूप में। अब जैसे हमें बात हो गई √4 क्या है, तो भाई √4 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, और इसे पी बाई क्यू के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं। तो एक किस श्रेणी में आएगा जरा बताओ तो ये आएगा बच्चे परिमेय संख्या की श्रेणी में। अब मैं कहूं √3 क्या है, तो आप कहोगे सर √3 तो 1.732 इस टाइप से आ रहा है, ये कहां पी बाई क्यू की? ये तो अशांत दशमलव के रूप में हो गया, कटेगा ही नहीं, चलता जाएगा। तो ये किस श्रेणी में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। यानी एक चीज यहां से और निकल कर आ गई, अगर बात रूट की हो, किसकी हो? अगर बात रूट की हो तो परिमेय अपरिमेय तब निकाला जा सकता है जिसका स्क्वायर रूट निकल पाए। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता है तो किस श्रेणी में आ जाएगा? अपरिमेय श्रेणी में आ जाएगा। जैसे आप देख लो, अब मैं कहूं √5 क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका तो 2.214 इस टाइप से आता है, ये भी किस श्रेणी में आ जाएगा? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। मैं कहूं कि √9 क्या होगा, तो आप कहोगे सर √9 को तो हम 3 लिखते हैं, तो ये तो पी बाई क्यू के रूप में प्योर रूप में आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये परिमेय संख्या की श्रेणी में। तो यही बात मैंने कहा कि जो रूट में अगर बातें आ जाए, अगर किसमें बात आ जाए रूट में, और उसका स्क्वायर रूट निकलता हो, तो आप समझ जाइएगा कि वह बात क्या है? परिमेय संख्या की श्रेणी में है। और जिनका नहीं निकाला जा सकता वो किस बात में आएंगे? अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? चल, अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आप क्लियर कर लिए। अब बात करेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जहां से प्रश्न बहुत बार पूछे भी गए हैं छोटी बड़ी परीक्षाओं में। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, पहले इसकी परिभाषा पे हम चलते हैं, पहले परिभाषा ही सीखेंगे सबकी, जिससे जानकारी हो पाए। ऐसी संख्या जिसे एक से, स्वयं से और किसी अन्य से विभक्त करते हैं, किसी अन्य से विभक्त कर देते हैं, वह श्रेणी आती है भाज्य संख्या की श्रेणी। और अभाज्य क्या होती है? ऐसी संख्या जिसे एक से और स्वयं से विभक्त करते हैं। क्या करते हो? जिसे एक से और स्वयं से विभक्त करते हो, वह संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या की श्रेणी में आती है। आप ध्यान समझना, जैसे मैंने लिया 2, जैसे मैंने लिया 2, अब 2 क्या है? तो 2 एक तो एक से कटेगी और एक स्वयं से कटेगी। लेकिन भाज्य संख्या की श्रेणी में जाने के लिए एक और स्वयं और उसके साथ किसी अन्य का उपयोग करना होगा, लेकिन किसी अन्य यहां पर आया नहीं। क्यों? क्योंकि या तो एक से कटेगा या तो फिर बच्चा 2 से कटेगा, किसी अन्य में तो गया नहीं। तो गया नहीं तो किस श्रेणी में आ जाएगा? अभाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। यानी 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब बात करेंगे हम 3 पे, तो 3 ही बताओ, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। 3 भी किस श्रेणी में आएगी? अभाज्य की श्रेणी में आएगी। बात करेंगे 4 की, तो जब हम 4 की बात करते हैं तो 4 देखो, 4 एक से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, और किसी अन्य में कटने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? 2 से। तो ये किसकी श्रेणी में जाएगा? ये जाएगा भाज्य संख्या की श्रेणी में। अगर कभी सवाल में पूछा जाए, अगर आपसे कभी सवाल में पूछा जाए
4 क्या है, तो आप बताइएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब बात करेंगे 5 में, तो 5 की भी वही परिभाषा है बच्चा, या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगा, या तो 1 से कटेगी या तो स्वयं से कटेगा। तो किस में आ जाएगा, अभाज्य में। तो 5 भी कौन सी है, अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब बात करेंगे 6 की, तो 6 तो किसी सबसे बहुत से कट जाएगा, 1 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो स्वयं से भी कट गया और किसी अन्य 1 से भी कट गया और किसी अन्य में 2 चीजों से कट गया। तो ऐसी श्रेणी जो होगी वह कहां जाएगी, जरा बता दो, तो वह चली जाएगी भाज्य संख्या की श्रेणी में चली। उम्मीद करता हूं भाज्य और अभाज्य आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है। कभी कभी सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि किन्हीं 5 संख्याओं का योगफल बता दो, 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल बता दो। तो अभाज्य संख्या आपको जानना जरूरी है। अगर अभाज्य संख्या आप नहीं जान पाते तो गलतियां कर जाएंगे, लिख देंगे 1 2 3 4 5, तो ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी। आपको ये दिमाग में रखना है, एक तो इस श्रेणी में भी नहीं आता, इस अच्छा भाई यहां भाज्य में भी एक है, अभाज्य में भी एक है, तो क्या है, एक तो न तो भाज्य हुआ न तो अभाज्य हुआ, या तो कहो तो भाज्य भी हुआ अभाज्य भी हुआ। तो ऐसा हो तो नहीं सकता कि कोई संख्या भाज्य भी है कोई संख्या अभाज्य भी है। तो एक क्या है, एक विषम संख्या। इसकी चर्चा मैं आपसे करता हूं। देखिए अब इसके बाद हमें भाज्य अभाज्य कंफर्म हो गया। तो देखो जैसे बहुत बार ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूछा जाता है, बहुत बार ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूछा जाता है। तो आप अगर सवाल में ये भी कभी पूछा गया हो तो आप उसको 2 ही मारेंगे। इसका मतलब होता है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप कहेंगे क्लियर है। अब इसकी बात हम करते हैं सम संख्या और विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे, सम संख्या और विषम संख्या। अब सम संख्या आप जानते हो कि जो 2 से विभक्त हो जाए, 2 से विभक्त हो जाए, और विषम आप जानते हो जो 2 से विभक्त न हो, जो 2 से विभक्त ना हो। अब देखो जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस टाइप से। यहां पर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ये सब टाइप से। अब बात एक चीज यहां पर बच्चा आती है कि जीरो क्या है। तो आप याद रख लेना, जीरो भी एक सम संख्या है। इसको मैं दूसरे पेन से दिखा देता हूं जिससे आपसे कभी भी पूछा जाए तो दिमाग में रखना, जीरो भी क्या है, एक सम संख्या है। गैप देखो सबका सेम है, दोनों जगह से गैप आप देखेंगे तो 0 2 4 6 8 10 इस टाइप से बना। यहां भी देखो 1 3 5 7 9 इस टाइप से। तो जीरो किस संख्या की श्रेणी में आता है, तो सम संख्या की श्रेणी में। ये आप दिमाग में रखना। कई बार अगर प्रश्न में लोग वैसे नहीं पूछते तो ऐसे जरूर पूछते हैं कि आखिर जीरो को किस संख्या से। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये तो पूर्ण संख्या, तो पूर्ण और प्राकृतिक संख्या की बात दूसरी। क्लियर है, चलिए तो ये बात हो गई क्लियर। यहां तक हमको उम्मीद है कि कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चर्चा करता हूं पूर्ण संख्या, और उसके पहले हम प्राकृतिक संख्या का चर्चा करेंगे। कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर। जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिनती की संख्या 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, गिनती की संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। अगर इसको जीरो के साथ हम जोड़ देते हैं,
अगर हम इसके जीरो को साथ जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर हम इसको जीरो को साथ जोड़ देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। अब दो बात दिमाग में आपको रखनी है बच्चे, कई बार बहुत छोटे सवाल पूछ दिए जाते हैं आपसे, कई बार बहुत छोटे सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं। ध्यान समझिए इस बात को, मैं क्या बताने वाला हूं। कई बार आपसे बस इतनी बात पूछी जाती है, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 संख्याओं का योगफल क्या हो। ध्यान देना मेरी बात। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि 21 22 23 ऐसे करके, ये 10 तक हुआ, 11 से ना, अच्छा ये भी पूछ दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, ये 21 से 30 तक हो जाएगा। बात को समझिएगा, मैं बता रहा हूं। अगर मैं बात 11 12 13 14 15 ऐसे करके भी करूं तो 20 तक क्या योगफल, तो ये सब चीजें आपको दिमाग में अपने आप ऑलरेडी फिक्स कर लो। पहला, दूसरा, और भी कर सकते हो कि 31 32 33 34 35 ऐसे करके कहां तक, 40 तक कि योगफल क्या होगा। ध्यान देना, मैं वो बाद में बताऊंगा आपसे कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे पदों की संख्या कर दो। ध्यान समझना मेरी बात। ये सब कुछ चीजें याद रखे रहोगे तो जीवन में बहुत सही काम करेगा। कुछ चीजें याद होनी चाहिए भाई। देखो 1 2 3 4 क्या होता है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, 10 और 1 11 बटे 2, और गुणे पदों की संख्या कितनी होगी, 10। तो 2 पचे 10, 11 पचे 55। आप एक चीज ध्यान देना, जब यहां बीच में आया 5 तो क्या यहां 5 उसके साथ लग गया क्या? ध्यान देना मेरी बात। 1 से लेकर 10 तक लिखने पे जहां 5 आया उसके साथ 5 लगा होगा। अब 11 से जब आप 20 तक निकालोगे तो प्रथम पद 11 और अंतिम पद 20, 11 20 31 बटा 2 और गुणा पद 10 है तो गुणे 10। तो आप बताओ 31 पचे 155 होता है क्या? तो आप इसके बीच में यहां 5 लगाना। वैसे ही जब यहां 25 रहा होगा तो यहां भी कितना आएगा, 255 आएगा, और यहां 355 आएगा, आगे 455 आएगा, 555 आएगा। इस तरीके से आप कर सकते हो। चेक कर लिए तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना हमको। ऐसे सवाल जब 11 12 13 21 ऐसे मिल जाए तो आपको डायरेक्ट करना है, सवाल नहीं लगाना है। तो इस प्राकृतिक संख्या की बात अभी हम चर्चा करेंगे, ठीक, लेकिन इसको हमने बता दिया, जानते रहो। अब देखो सम संख्या विषम संख्या हो गई, ठीक है। अब प्राकृतिक भी हो गई, पूर्ण संख्या भी हो गई। अब प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछेगा तो 1 से शुरुआत करोगे, और पूर्ण संख्याओं का योगफल पूछेगा तो 0 से शुरुआत करोगे। पूर्ण संख्याओं का पूछेगा तो 0 से शुरुआत करोगे, और प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो 1 से। क्लियर है? तो दोनों बातें कभी कभी पूछी जाती है। क्लियर? अब बात समझो। अब यहां से जो हम लोगों का टाइप शुरू होगा तो मैं आपको टाइप वाइज करके समझाऊंगा, जिससे आपको थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर हो जाए। तो टाइप 1 में बनता क्या है, इस चीज को आप दिमाग में रखो। आपका दो बातें बन जाती हैं। एक बनता है अस्थानी मान, एक बनता है अस्थानी मान, और एक बनता है, इसे कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। ऐसे कहते हैं अंकित मान। अंकित, अंकित गलत लिख दिया मैं, अंकित मान या अंकीय मान, कुछ भी लिखते हो, लेकिन इसको याद रखना फेस वैल्यू के नाम से जानते हैं। कई नाम है इसके। फेस वैल्यू, भाई चेहरे की वैल्यू क्या होती है, वही वाली है। ये स्थान की बात। स्थानीय मान क्या होता है? स्थान के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपसे मैं एग्जाम्पल ले लूं, फॉर एग्जाम्पल, एक बात एग्जाम्पल के थ्रू लेना चाह रहा हूं कि अगर, ये कौन सा कलर हो गया, अगर मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ गया, तो अगर मैं प्लेस वैल्यू निकालूंगा तो 6 का 6 हो जाएगा, क्योंकि इकाई के अंक पे है तो 6 1 का 6। ए बच्चा दहाई पे है तो 5 गुणा
10। तो 5 गुणा 10 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। ये 4 गुणा कितना है? 100। तो 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 400। ये 3 गुणा कितना हो जाएगा? 1000। ये हो जाएगा 3000। ऐसे ही ये हो जाएगा। इसके आगे 2 लिखना है ऐसे, और कितने जीरो? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ऐसे 1 लिखना, और ये के आगे कितने जीरो? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। क्लियर हो गई? अब ये कभी बदलता ही नहीं, ये वाला अंक की मान चाहे किसमें भी हो। तो अगर इस बात को आप निकालना चाहते हो, 1 2 3 4 5 6, इसकी चेंजिंग नहीं होती, तो ये 5 5 होगा, 4 4 होगा, 3 3 होगा, 2 2 होगा, और 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें 5 का स्थानीय मान और 5 का जाति मान, इसको जाति मान भी कहते हैं, फेस वैल्यू भी कहते हैं, अंकी मान का डिफरेंस क्या होगा 5 के। तो यहां से देखो, 5 का जो स्थानीय मान है 50, कितना है? 5 का जो स्थानीय मान है वो 50 है, और यहां जो 5 है इसका अंकी मान 5 है। तो 45 माइनस 5 यानी, सॉरी, 50 माइनस 5 यानी 45 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप समझ पाए कि जाति मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। थोड़ी सी चर्चा इस पे और करेंगे, थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। देखिए, जैसे मैं कहूं 2 3 4.5, ठीक है, में 5 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर होगा। बात है, तो बिना देखे जाति मान तो सेम होगा, तो जाति मान तो 5 लिख लो, माइनस। अब स्थानीय मान की चर्चा हम करेंगे, ध्यान देना। पहले यह बात तो, अगर इसको न समझ पाए तो यहां 0.0 समझो, तो 234 हो गया। 0.5 की बात हम बाद में करेंगे। अगर इस 4 का हम देखें स्थानीय मान, तो 4 ही होगा, क्योंकि 4 गुणा 1 हुआ 4। इस 3 का देखें तो 3 गुणा 10 हुआ, और बच्चा हो गया 10 3 30। अगर इस 2 की बात करें तो ये हो गया 2 गुणा 100, और हो गया 200। लेकिन हमसे तो इसका तो कुछ पूछा नहीं, हमसे तो इस 0.5 का पूछ दिया, ये भी प्लेस वैल्यू है। तो कितने स्थानों पे है? दशमलव के एक स्थान पे है, तो इसको आप लिखोगे 5/10। क्या लिखोगे? 5/10। तो यहां से घटा देना, 5/10। ठीक है, तो 10 पचे 50, 50 में से 5 गए 45, तो 45/10 ये हो जाएगी दोनों का डिफरेंस। अब माइनस में नहीं लिखना, माइनस, ठीक है, क्योंकि ए बड़ा है और ए यहां पे छोटा है। यानी अगर मुझे देखो, अंकी मान तो कभी नहीं बदलेगा, जाति मान, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है, वो जो है सो लिख लेना। लेकिन अगर यही बात मैं 234.56 कर दूं, और इस 6 का पूछूं, तो इस 5 का यदि 5/10 है, क्योंकि दशमलव के एक स्थान पर है, तो ये दशमलव के कितने स्थान पे? 2 अंक पे है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6/100 हो जाएगा। तो अगर कोई ऐसी बात प्रश्न में पूछी जाती है कि दशमलव की इधर की बात, तो ये 2 अंक पे है तो 6/100, और अगर ये 1 अंक पे है तो 5/10 हो जाएगी। बोलो, बातें स्थानीय मान और जाति मान का डिफरेंस समझ में आ गया? जाति मान देखते ही आपको 2 बातें आनी चाहिए, कहीं कहीं इसे अंकीय मान भी कहते हैं, अंग्रेजी वाले जान लो, फेस वैल्यू कहते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। क्लियर हुआ बात? तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी थी। ठीक है, अब हम समझेंगे थोड़े से आगे की क्लास, ध्यान समझिए। इसी तरीके से जब हम यूनिट वैल्यू की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यूनिट वैल्यू, ये टाइप 2 में मैं लिख देता हूं,
इसके पास हमको जानने के लिए पहले हमको जो है कुछ नियम जानने पड़ते हैं डिविजिबिलिटी के, लेकिन मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, तीसरे टाइप पे आपको डिविजिबिलिटी नियम समझाऊंगा और कहां से डिविजिबिलिटी नियम आए हैं इनको थोड़ी देर आपसे मैं चर्चा करता हूं। कुछ ही चीजों का केवल मुझे 4 का, इसमें नियम आप जानते हैं इकाई के अंक का नियम होता है कि 4 का नियम जानना पड़ता है, तो मैं उसी 4 के लिए 2 4 8 का बताता हूं अभी। फिर टाइप 3 में आपको डिविजिबिलिटी नियम ही मैं लूंगा, इकाई अंक, इकाई अंक ज्ञात करना। देखो जैसे हमें कोई संख्या मान लो a से लिया मैंने और 2 में भाग देना है, तो एक ही संख्या बची भाई, a में तो 2 अंक, ठीक है, डायरेक्ट भाग चला गया। तो अंतिम के अंक में या तो 0 हो या तो 2 से डिविजिबल हो, 0 या 2 से विभक्त हो। इकाई का अंक, किसका अंक? इकाई, यूनिट वैल्यू। जैसे देखो अगर मान लो 2 संख्या मैंने ले लिया, ध्यान समझना, अगर मैं बच्चा a और b 2 संख्या ले लूं, इसको मुझे 2 से डिवाइड करना, ध्यान समझिए। तो जब मैं 22 लिखता हूं, ध्यान समझना, या 22 या 24 कुछ भी लिखता हूं, तो मैं इसको लिखता क्या हूं जानते हो? चूंकि इकाई दहाई पे है तो 2 गुणा 10 लिख दिया, और प्लस इकाई पे है तो 4 गुणा 1 लिख दिया, और अपान यही तो 10 दूना 20 यानी 10a प्लस b के रूप में बना। तभी ना मैंने कहा 10 दूना 20 और प्लस के 4, तो 20 और 4 क्या कर दिया मैंने? 24 कर दिया। तो 10 दूना 20 हो गया और 4 को कितना हो गया? 24 हो गया। अब ध्यान समझना, तो जब मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं तो इसको क्या लिखूंगा? ध्यान समझिए, मैं लिखूंगा ना 10a प्लस b और बाई 2। अब ध्यान समझना, जब 2 से मैं इस 10 में भाग दूंगा, जब मैं क्या करूंगा ध्यान समझना, जब इस 2 से 10 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर तो यहां शून्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शून्य। और शून्य का गुणा करोगे तो ये भी हो जाएगा शून्य। तो बचा क्या? b बाई, यानी इकाई के अंक में 2 से अगर भाग दे दिया जाए, यानी इकाई का अंक जो भी रहे अगर 2 से भाग दे दिया जाए तो पूर्ण रूप से क्या होगा? कट जाएगा। जीरो क्यों मैंने समझाया कि क्यों जीरो ले सकते हो? जैसे देखो अगर 10 की वैल्यू में एक यहां b की मानू और प्लस 0, तो 10 एक्का 10 कट जाएगा। अगर मैं यहां 10 दूना 20 करूं, 0 करूं, तब भी कट जाएगा। 10 यहीं 30 करूं और प्लस 0 करूं, तब भी कट जाएगा। 10 चौका 40 प्लस 0 करूं, तब भी मेरा कट जाएगा। तो यानी इकाई के अंक में पहले बात तो 0 तो होना चाहिए, लेकिन दूसरी बात इकाई का अंक 2 से क्या होना चाहिए? विभक्त होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा और आपसे एक सवाल इस पे और लेता हूं, थोड़ा सा आगे। चलिए अब देखिए, आइए बात करते हैं। देखिए चलिए देखिए, अगर मैं 3 संख्या ले लूं, देखो ए बी सी ले लूं, ए बी सी, समझने की बात है, समझिएगा बच्चा। तो मैं इसको लिखूंगा 100a प्लस इसको लिखूंगा 10b और प्लस इसको लिखूंगा बच्चे c अपान 2। अब इस 2 से यहां भाग दोगे तो रिमाइंडर 0, यहां भाग दोगे तब भी रिमाइंडर 0, तो बचा क्या? इकाई का अंक ही तो बचा। बोलिए, तो आपको तो इकाई का अंक ही बचा कि इकाई का अंक कितना हो गया आपके पास? c/2 बचा। यानी c यहां पर क्या है? यहां तो यूनिट डिजिट है, बोलो यूनिट डिजिट है, यानी 2 के यूनिट, 2 का डिविजिबिलिटी नियम समझ पाए कि अंतिम का एक अंक या तो 0 हो, अंतिम का एक अंक या तो 0 हो या तो 2 से विभक्त होता। अगर ऐसी संख्या श्रेणी में मिल गई तो आप जान जाना कि वह 2 से विभक्त हो जाएगा। क्लियर बात हो गई? तो ये तो 2 का नियम रहा। अब हम चर्चा करेंगे 4 पे, क्योंकि हमको इकाई के लिए 4 जानना पड़ेगा। किसको जानना पड़ेगा? 4 को। और 4 के लिए हमें तो कुछ बातें और जाननी पड़ेंगी जो हम जान सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिए,
दो हो गया, क्योंकि दो का पावर एक बनता है तो यूनिट डिजिट दो से विभक्त होगा। ये हो गया आपका यूनिट डिजिट। ठीक है, जीरो या दो से विभक्त या चार या छह इस तरह। जब मैं चार की बात करूंगा तो चार को तो हम लोग लिखते हैं दो की घात दो, यानी यहां पर एक घात थी तो हम एक संख्या देखा करते थे, यहां दो घात है यानी हम अंतिम के दो अंक देखेंगे, अंतिम के दो अंक देखेंगे। इस टाइप से चार से 22 कटेगा, नहीं कटेगा, 24 कटेगा। ठीक, देखिए अब इसको क्या, इसको इससे क्या आपको सीख मिलेगी, ये चीज सीखना है मुझे, सिखाता हूं। देखो इससे क्या सीख मिलेगी, देखो जो हम लोगों ने लिखा 10a प्लस बी अपान 4, 10a प्लस बी अपान 4, तो यहां बात समझिए, यहां रिमाइंडर कितना बच जाएगा, दो बच जाएगा, चार दूनी आठ, दो बचेगा, तो यहां दिमाग में रखना इस बात को। ठीक है, कि हम इसको लिख सकते हैं 8a प्लस 2a प्लस बी बाई 4। तो जब इसको हम भाग देंगे तो ये दो पूर्ण रूप से कट जाएगा, लेकिन ये दोनों बातें क्या हो जाएंगी, बच जाएंगी। समझ में बात आई? इससे क्या सीख मिला कि अंतिम का दो अंक जो है चार से विभक्त तो होना चाहिए। थोड़ा सा और चर्चा में लेता हूं इसको, 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब भाई यहां से तो चार से कटने वाला 88 मिलेगा, 88a, और ज्यादा भी ले सकता हूं, 23 चौका 92, 24 चौका 96, 96 लेता हूं, ये तो कट ही जाएगा शायद, चार पचीसा में 100 कट जाएगा, इसमें क्या लेना है, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। फिर ए बात बच्चा फिर वही बन गई ना, देखो यहां पे, क्योंकि दो बच जाएगा, आठ कैंसिल हो जाएगा, आठ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा का कितना, तो फिर दो बातें आ गई नहीं, इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, ये तो कट जाएगा चार से, क्योंकि चार पचीसा में 100 होता है, तो 88 89 करने का कोई मतलब नहीं। बोलो समझ पाए? यानी चार का नियम मुझे इकाई के अंक में आपको समझाना था कि चार का नियम कैसे आप फॉलो करोगे, तो चार का नियम उम्मीद करता हूं आपको समझ में बात आई होगी। यानी अंतिम के केवल दो अंक देखने, बाकी डिविजिबिलिटी नियम में मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, बाकी मैं उसको डिविजिबिलिटी नियम में चर्चा करूंगा कि चार अंक कहां आपका फायदा करेगा। ठीक है, मतलब 8 कहां करेगा, 16 कहां करेगा, 42 कहां करेगा, 32 कहां करेगा, 77 कहां करेगा, 92 कहां करेगा, 98, इसकी चर्चा मैं टाइप 3 में अभी करता हूं आपसे। तो पहले हम इसको सीखेंगे कि यूनिट डिजिट हम कैसे निकालें, ध्यान देना। तो पहला नियम तो आपको याद है कि घात में 4 से भाग देते हैं। जैसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लो, कभी कभी छोटी परीक्षाओं में बेसिक भी सवाल पूछ दिए जाते हैं। 111 गुणा 113 गुणा 115 गुणा 117 में इकाई का अंक क्या हो, में यूनिट डिजिट क्या हो। अब देखो कुछ लोग इसको बहुत बड़ा समझ लेते हैं जो पहली बार देखते हैं, बाकी बच्चे तो जानते ही होंगे, गलत कर जाते हैं। उन्होंने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 एक्का 3, 3 याद रखना है, 3 पचे 15 में 5 याद रखना है, और 5 सते 35 में भी क्या लिखना है, 5 लिख देना है, और बात हो गई खत्म। बात हो गई क्या, खत्म, 5 उत्तर हो जाएगा। तो आप, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी कि अगर ऐसी कोई बात आई सवाल में तो आपको ये चीजें निपटा देनी है। देखो जैसे मैं कहूं कि मैंने 2 गुणा 4 गुणा 8 गुणा 16 गुणा 32 इस तरीके से गुणा किया,
तो अब मैं ये भी तो कर सकता हूं, मैं इसके आगे एक आगे लगा दूं, यहां 2 लगा दूं, यहां 3 लगा दूं, यहां 5 लगा दूं, यहां 6 लगा दूं। तो इसे यूनिट डिजिट पे क्या अंतर पड़ेगा, हमें तो यहां से 2 देखना है। 2 चौका 8, 8 अट्ठे 64 की 4, 4 छक 24 की 4, 4 दूनी 8, तो उत्तर हो गया क्या 8। तो यूनिट डिजिट से इसके पीछे वाले का मतलब नहीं है। जब भी आपको देखना है उसके यूनिट डिजिट 4 दूना 8, 8 अट्ठे 64, 4 4 छक 24, 4 4 दूनी 8। बात हो गई समाप्त। बस इतनी ही बात आपको करनी थी, आप समझेंगे बात जो मुख्य आती। दूसरी बात मुख्य बात हम लोग समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। देखिए, यदि इकाई का अंक निकालने की कंडीशन में सवाल में 0, 1, 5 और 6 आता है, तो अब कुछ भी नहीं देखना है, अंतिम का 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा। जैसे देखो, अगर मैं क्वेश्चन में ये बात समझाऊं आपको कि अगर 2186 का पावर 480 है, तो आपको इस पावर को कुछ समझना ही नहीं है, केवल यहां 6 देखकर आप उत्तर निकालकर आगे आपको बढ़ना है। अभी चर्चा करूंगा ऐसा क्यों होता है, उसकी बात हम थोड़ी देर बात करेंगे, लेकिन यहां पर पहले बताइए कि यहां पे बातें समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मुझे अगर कोई सवाल इस टाइप से बन गया, 120 का पावर 1080 में यूनिट डिजिट निकाल दो, क्या निकाल दो, में यूनिट डिजिट निकाल दो, तो आप देखोगे हल करोगे, नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि 0 के पावर कितने भी कर दो, 0 के पावर कितने भी कर दो वो तो वैल्यू 0 ही आएगी। 1 का कितना भी पावर कर दो 1 ही आएगा, 5 का कितना भी पावर कर दो यूनिट डिजिट 5 ही आएगी, 6 का भी कितना भी पावर कर दो यूनिट डिजिट 6 ही आएगी। तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पहले कॉन्सेप्ट में लिख लेना है कि जहां पर इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 आए, वहां पर वैल्यू क्या आती है, सेम रहती है। यानी 0 का इकाई का अंक 0, 0 के इकाई अंक 0 के इकाई अंक 0, 1 का इकाई का अंक 1, 5 का इकाई का अंक 5 और 6 का इकाई का अंक 6। चार व्यवस्थाएं हो गई। दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं, यहां से हम देखेंगे 4 का नियम और 9 का नियम। किसका किसका देखेंगे, 4 का नियम और 9 का नियम। तो एक हो गया 4 का नियम और एक हो गया 9 का नियम। समझिएगा इसी बात, थोड़ी सी बेसिक तैयार हो जाएगी आपकी, तो सवाल बड़ा आसान इसमें आता है, बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो 4 का नियम देखो भाई, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6। अब हम 4 और 9 पढ़ लेंगे। इसके बाद हम तीसरा नियम आपके उस टाइप पे समझाएंगे जो 4 का नियम क्यों यूज होता है। तो देखो, 4 का पावर 1 कितना होता है, 4। 4 का पावर 2 कितना होता है, 4 चौक का 16 यानी 6। फिर 4 का पावर 3 कितना होता है, 64 यानी इकाई का अंक 4। 4 का पावर 4 कितना होता है, फिर इकाई का अंक 6। आप एक बात यहां से दिमाग में रखे होंगे कि अगर 4 का पावर, दूसरा कलर लेकर समझाता हूं, अगर 4 का पावर विषम है तो उत्तर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो, जहां भी 4 का पावर विषम है उत्तर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन जिस कंडीशन में 4 का पावर सम है, जिस कंडीशन में 4 का पावर सम है, वहां आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। जिस कंडीशन में 4 का पावर सम है, वहां पर क्या आ रहा है, 6। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई साहब
यदि 2 4 6 4 का पावर मैं ले लिया 1 8 7 6 5 4, तो आप बताओ सम और विषम। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभक्त हो जाए, और 4 मैंने ऐसे बताया अंतिम के 2 अंक, तो 4 की जरूरत तो है नहीं। यहां समझना क्या है कि भाई साहब ए देख के ऊपर वाले घात को यह देखकर बताओ कि यह वाली सम है कि विषम। तो सम तो एक ही अंक देखकर जान जाओगे, क्योंकि एक ही अंक 2 से क्या होगा, विभक्त हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बताओ यह सम है। अभी मैंने बताया कि अगर 4 का पावर सम है तो उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। और अगर 4 का पावर विषम है तो उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। तो जरा हमको बताओ यह 4 का पावर सम है तो उत्तर कितने आने वाले हैं, 6 आने वाले हैं। अब यही बात अगर मैं इस तरीके से दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलूं तो मैं कह दूं 224 का पावर अगर 121 है तो मैं तो कहूंगा भाई साहब 4 तो है लेकिन 4 का पावर विषम है। और अगर 4 का पावर विषम होगा तो उत्तर क्या आएगा, 4 आएगा। यानी 4 के पावर सम में उत्तर 6 आता है। तो यहां मैं इसको लिख देता हूं, यहां समझिए 4 का पावर यदि सम है तो उत्तर आएगा 6। 4 का पावर अगर सम है तो उत्तर आएगा 6, और 4 का पावर अगर विषम है तो उत्तर आएगा 4। बात खत्म। बस ये 2 लाइन याद कर लिए तो चाहे जितना भी बड़ा प्रश्न बने आप उड़ा दोगे। देखो आप कोई पूछ दे तो आप देखोगे 4 का पावर क्या, सम, 8 ही देखना है। तो 4 के पावर सब में उत्तर क्या आएगा, 6 आएगा। आंसर हो जाएगा। बस क्लियर हो गई। तो बहुत आसान हो गया ना। चलो देखो, आएंगे 9 पे, नियम पढ़ेंगे। देखो 9 के पावर में बात करो, 9 का पावर 1 कितना होता है, 9। फिर 9 का पावर 2 होता है 81। 9 का पावर 2 होता है कितना, 81। तो 9 का पावर 2 बन गया 81। तो यहां हो गया 1। अब 9 का पावर 3 करोगे फिर 729, फिर आएगा 9। फिर 9 का पावर 4 करोगे, फिर 9 से गुणा करोगे, आएगा अंतिम में 1। इधर 1 2 3 4 जो भी है 0। ठीक है, आप ध्यान समझना। अगर 9 के पावर में, अगर 9 के पावर में आप विषम ले रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर 9 के पावर में आप सम ले रहे हैं तो उत्तर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी अगर सम लेने पर उत्तर 1 आता है और विषम लेने पे उत्तर सेम आता है। देखो यहां पे जब आपने विषम लिया फिर भी उत्तर क्या आया, 9। यहां पर भी जब आप सम लिए तो उत्तर क्या आ रहा है, 1। यहां से कुछ दिमाग में बनी बात बनी होगी। क्या बनी, देखो आपकी बातें क्या बनी उस बात को बनाता हूं। यदि ये सवाल 729 का पावर 380 482 ऐसे कुछ भी 79 पूछ दे, आपको क्या देखना है कि 9 का पावर ये सम है या विषम। और सम और विषम में मैंने बताया था ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाए वह सम होगी, जो 2 से न कटे वो क्या होगी, विषम होगी। तो आप हमको बताओ क्या यह 9 2 से कटने वाली है, नहीं कटने वाली, यानी विषम है। तो 9 के पावर विषम में कौन सी संख्या होगी, तो आप कहेंगे सर 9 के विषम वाले पावर में उत्तर कितना आएगा, वो बहु आएगा, यानी 9 आएगा। क्लियर हो गया। अगर मैं यही बात 729 का पावर, अगर 729 का पावर 4 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे मिल जाए तो आपको बताना होगा कि 9 के पावर में ये समघात है। भाई 2 है ना लास्ट में, समघात है, और समघात में उत्तर क्या आता है, 1। तो यहां से नोट डाउन कर लो, यहां से भी आप नोट डाउन कर लो कि अगर 9 का पावर, यदि 9 का पावर क्या है, विषम है, 9 का पावर यदि विषम है तो उत्तर क्या आएगा, 9। अगर 9 का पावर यदि सम है तो उत्तर क्या आएगा, 1।
ये आपका आंसर हो गया। अब आपको कुछ नहीं देखना है, बस आपको देखना है अंतिम का पावर, कि वो 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 से कट रहा है तब तो उत्तर 1 आएगा 100%। अगर वह 2 से नहीं, इससे नहीं कट रहा है तो उत्तर 9 आएगा। क्लियर हो गई बात। तो चार, अब देखो मैंने किसको किसको आपको बता दिया। एक बता दिया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, 4 का, 9 का। अब जिन लोगों का बचा है उनका हम उसी बेसिक मेथड से समझेंगे कि वो बेसिक मेथड था क्या। क्लियर है। और कहां से आया पहले उस पर चर्चा मैं करूंगा। देखो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसी का। अगर इसको कर लिए तो यूनिट डिजिट का कोई भी प्रश्न आज के बाद बाहर नहीं जाएगा। ध्यान देना आप लोग। करना क्या है, ध्यान समझो कि कोई भी पावर ऐसे दी रहती है, मान लो हम 152 इसका हम ले लिया 124। तो नियम क्या कहता है, जिस नियम की हम चर्चा कर रहे हैं उसकी बात हम समझेंगे। नियम कहता है कि सबसे पहला काम करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे। घात में 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देंगे। पहली बात, घात में क्या करेंगे बच्चा, 4 से भाग देंगे। पहली बात होगी। दूसरी बात, यदि शेषफल शून्य आता है, यदि शेषफल शून्य आता है, यदि शेषफल क्या आता है, शून्य आता है, तो यदि शेषफल शून्य आता है तो, यदि शेषफल क्या आता है, शून्य आता है तो घात 4 ही बनाएंगे। घात 4 ही बनाएंगे। तीसरी बात, अगर 4 से छोटी घात है, 4 से छोटी घात है, तो वही बनी रहेगी। वही बनी रहेगी। यदि चौथी बात, यदि 4 से बड़ी है, 4 से बड़ी है, कौन सी बड़ी है, घात बड़ी है, तो 4 से भाग दे दिया जाता है। तो 4 से भाग दे दिया। अब देखो मैंने कितनी बातें इसमें कही, वो बातें एक बार आपको दोहरवा देता हूं मैं। ये मैं अपने उससे बनाया हूं कि आपको थोड़ा सा और रहे, समझ आए कि घात में 4 से भाग देते हैं। बात पूछो क्यों, पहली बात जानना है, लेकिन जान लो कि पहला काम क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब क्यों देते हैं इसकी चर्चा इसके बाद में करता हूं। दूसरी बात, यदि शेषफल शून्य आता है, क्या आता है, यदि शेषफल शून्य आता है तो घात 4 ही बनाएंगे। क्यों बनाएंगे इसकी भी चर्चा करता हूं। 4 से छोटी घात है तो संख्या वही बनी रहेगी, क्योंकि उसमें भाग जाएगा नहीं तो पावर वही रहेगा। चौथी बात मैंने लिखा कि 4 से बड़ी घात है तो 4 से भाग दिया जाता है। क्लियर है। तो पहले का समाधान करते हैं कि 4 से ही क्यों भाग जाता है। किताबों में लिखा गया है कि इसका पावर 4 कर दो। क्यों 2 से नहीं दिया गया, क्यों 3 से नहीं दिया गया। हो सकता था 5 से भी दे सकते थे, हो सकता था 7 से भी दे सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी आज ये यूनिट डिजिट है, कल हम इस पे दहाई का अंक भी आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी के बाद। तो देखो अब घात में 4 से जब भाग देते हैं तो क्यों देते हैं, तो चर्चा करेंगे पहली बात। दूसरी बात, यदि शेषफल शून्य आता है तो घात क्या होती है, 4 ही बनाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे। तीसरी बात, यदि 4 से छोटी घात है तो वही बनी रहेगी। और चौथी बात, 4 से बड़ी है तो 4 से भाग, भाई 4 से बड़ी है तो 4 में तो भाग दे रहा हो तो छोटा करना ही पड़ेगा, और 4 से छोटा है तो उसमें भाग तो जाएगा नहीं। भाई ये तो दोनों बात कंफर्म थी, लेकिन ऊपर वाली बात देखो, 4 से भाग बच्चे इसलिए देते हैं
कि जब हम 2 का पावर 1 करते हैं, पेन बदल देता हूं, जब हम 2 का पावर 1 करते हैं तो देखते हैं 2 का पावर 1 कितना होता है, 2। जब हम 2 का पावर 2 करते हैं तो देखते हैं 2 दूना 4। जब हम 2 का पावर 3 करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8। जब हम 2 का पावर 4 करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। फिर 2 का पावर हम 5 करते हैं तो देखते हैं कि 32 आ गया, भाई इसी का दुगुना तो चल रहा है। तो 2 का पावर 6 देखते हैं तो 64। 2 का पावर 7 देखते हैं तो 128, और 2 का पावर 8 देखते हैं तो 128 दूना 256। बात ये बस इतना लिखने का मेरा मुद्दा यह था, आप समझिए कि इन 4 अंकों के बाद, ध्यान देना, इन 4 अंकों, ये जो मैंने एक खींचा लाइन, यहां ध्यान दीजिए, ये अपने को रिवाइज करना शुरू कर देती है। भाई ये अपने को क्या करती है, रिवाइज करना शुरू कर देती है। क्यों कर देती है, देखो 1 2 3 4, 5वें पे रिवाइज कर दी। फिर अगर 4 की बात करोगे तो ये भी 4 के बाद 5वें पे रिवाइज कर देगी। फिर देखोगे तो ये भी 4 के बाद 5वें पर रिवाइज कर देगी, और ये भी। तो पहला उत्तर तो निकल कर आया भाई साहब। इसीलिए हम किससे भाग देते हैं, पहली बात 4 से भाग देते। किससे भाग देते हैं, 4 से भाग। तो मैंने कहा कि पहले सबसे बड़ी बात 4 से भाग क्यों दी जाती है, तो 4 से भाग इसीलिए दी जाती है क्योंकि यह कंडीशन अपने पे रिवाइज। अब दूसरी बात थी कि 4 से भाग देने पर, दूसरी बात थी कि 4 से भाग देने पर जो रिमाइंडर शून्य आता है तो 4 क्यों लगाते हैं, क्योंकि बच्चा आप देखो कितने के टेबल में आप देखोगे कितनी ऐसी संख्याएं हैं। देखो 2 का पावर 0 इसमें होता, तो 3 का पावर 0 भी 1 होगा, और 4 का पावर भी 0 1 होगा। तो आप बताओ इस 2 के टेबल में कितने एक इकाई के अंक में आते हैं, कोई नहीं आता। तो अगर हम एक यहां पर 0 रख के एक उत्तर मार दें तो क्या ये गलत नहीं हो जाएगा, क्योंकि मेरे 2 के पहाड़े में जब टेबल आप पढ़ते हो तो क्या 2 के टेबल में ऐसे लिखते हो ना, 2 4 2 3 6 8 10 12 14 16 18 और 20 लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो क्या बताओ यहां कोई यूनिट डिजिट 1 आया तो पहले फेल हो गया, पहले ही फेल हो गया कि भाई कि अब है नहीं तो हम रख तो सकते नहीं। अब 3 के पावर में ही बताओ, 3 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12 3 पचे 15 3 छक 18 3 सत्ते 21, इसमें तो आ गया, इसमें तो यूनिट जा रहा है। 4 में फिर वही कंडीशन है, नहीं आएगा। तो हमें एक चीज दिमाग में आनी पड़ेगी, भाई जब ऐसी संख्या है तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे के टेबल में 1 मिल रहा है। तो हम इस नियम को पहले ही 0 को क्या मान लिए कि जो पुनरावृत्ति कर रही है उसी से हम क्या करेंगे, पावर बना देंगे। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरी बात मैंने आपको बता ही दिया था, यदि 4 से बड़ी आएगी तो 4 से भाग देकर छोटा कर लेंगे, अगर छोटी आएगी तो भाग देने की जरूरत नहीं हुई। अब सवाल पे आते हैं, थोड़ी सी बातें और करेंगे आपसे। देखिए जैसे बात हुई 257 का पावर 1 4 6 7 8 7 6 5 4, अगर इतना बड़ा सवाल देख लेते हैं लोग तो तुरंत छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा सवाल हो गया है। तो जबकि आपको बस 4 से ही भाग देना है और यूनिट डिजिट निकालना है। आज बताओ यहां से तो केवल 7 ही ले सकते हो, 7 का पावर 4 बनाओगे और 4 से इसमें जो भी भाग देकर लिखोगे यहां लिखोगे। तो आपको आज क्या करना है, आज के बाद ये काम आप नहीं करेंगे। आज के बाद आपको करना क्या है उस बात को मैं बता रहा हूं। देखो कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा यूनिट डिजिट में कि 2 अंक, डिविजिबिलिटी ने बताया 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे, आप केवल 4 से 54 में भाग दो। ठीक है, तो 13 चौका 52 होता है। तो 2 शेषफल बच गए, कितने बच गए, 2 शेषफल बच गए। तो 2 शेषफल ही बना दो, तो 7 का पावर कितना कर दोगे, 2, तो 7 सते 49। तो यूनिट अंक कितना हो गया, यूनिट अंक कितना हो गया, बस खत्म बात।
क्योंकि मुझे पता है कि इतना बड़े में भाग देकर भी बात वही निकाली जाएगी, और 4 का डिविजिबिलिटी नियम जो हमने पढ़ा तो हमने जाना कि अंतिम के 2 अंक को ही देखकर हमारा काम चल जाएगा। जैसे बात को समझो, देखो अगर मैं इसी की बात तुमसे करता हूं जो अभी आप पढ़े हो, चलो ठीक है, अब मैंने 5 लिया, ले लिया भाई, मुझे पता है 2 अंक में 4 से भाग देना है, तो 22 चौक 88 होता है, यही 4 से देना, इतने पूरे में मत देने लगना, तो इसमें दोगे 22 चौक 88 होता है, पावर एक ही बचा ना, तो 5 का पावर उत्तर कितना हो गया, यही तो बात मैं कहा, खत्म। यानी 5 देख के डायरेक्ट उत्तर क्या मानना था, 5, ये तो नहीं कर पाए, यानी पूरा लगाओगे, ठीक है। अब देखो अगर 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करता हो, ले लिया मैंने, यहां मैंने कहा चलो इतना ही लेता हूं, तो इतने में भी 4 से भाग देना है, यहां इन सबसे भाई साहब से क्या मतलब, इससे मतलब है यूनिट डिजिट निकालना है। अब मैं इससे भाग दूंगा 4 में, तो 19 चौक 76 होता है, जानते ही हो, तो 2 बचा, तो 3 की घात कितनी हो गई, 2, तो यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, बात हो गई, खत्म, समाप्त। बोलो अब देखो दूसरे टाइप का जो इसमें सवाल बनता है वो क्या करता है, आपसे कह देगा 7 का पावर 95 माइनस 7 का पावर 95 माइनस 3 के घात 58 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। अब 7 का पावर 95 में अब पूरे में भाग देना पड़ेगा भाई, 2 ही डिजिट तो है, तो 7 लिखना है, 24 चौका 96 होता है, 23 चौका 92 होता है, तो कितनी गई, 3 भाई, 4 में अगर 4 से 95 भाग दोगे तो 23 चौका 92, 3 ही बचेगा ना। इसमें देखो 3 का 14 चौका 56 और बच गया कितना, 2। अब देखो ये हो जाएगा 343, अगर भाई 343 और माइनस 3 त्रिका 9, अगर ऐसे लिखोगे तब तो आप कहोगे 13 में से 9 गए 4, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4। अगर कहीं गलती से तुम्हें मान लो तुमने लिख दिया कि सर यहां से आ गया 3 और यहां से आ गया 9, तो भाई 3 में से 6 घटाओगे, 3 में से 9 घटाओगे तो -6 होगा, तो -6 तो कभी रिमाइंडर होता नहीं। बोलो भाई यूनिट डिजिट, सॉरी रिमाइंडर नहीं, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट ऐसे तो लिखोगे नहीं कि 16 को आप ऐसे लिख दो, ऐसे तो लिख नहीं पाओगे। आपको जब भी लिखना है इसमें लिखना तो इकाई से 10 में क्या करोगे, इसको घटा देना, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और बहुत दिक्कत होती है तो 10 यहां से बढ़ा दिया करो, 13 कर दिया करो इसको, यानी हर हाल में इधर वाली वैल्यू को बड़ा करना, तब भी उत्तर आ जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगता है, अगर ये पूरा लिख सकते हो तो ठीक है, मान लो तुम्हें इसका टेबल नहीं पता है लेकिन यूनिट डिजिट निकाल ले रहे हो कि 7 का 3 बार गुणा होता है तो 3 आता है, तो आप यहां 3 ही रखो, या यहां तो 13 कर दो, या तो इसको निकाल के यहां से क्या करना, 10 से घटा देना, बात हो गई खत्म, क्लियर हो गई। जैसे समझो बात क्या मैं कह रहा हूं भाई, मैं कह क्या रहा हूं इसको बाद में समझ लो, कि जब भी कभी मुझे इस बात का दिमाग में आए कि मुझे मान लो 7 में से 9 घटाया, मेरे पास आ गया -2, तो मेरे पास याद आया कि कभी भी यूनिट डिजिट जो है माइनस में तो होता नहीं भाई, यूनिट डिजिट माइनस में कैसे होगा, जब मुझे 215 लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, जरा बताओ, कभी नहीं लिख सकता, क्योंकि गलत है, तरीका ही गलत है लिखने का, तो हमने इसको क्या किया, हटा दिया, समझिए। तो अब यूनिट डिजिट क्या होगा, तो या तो बच्चा इसको 10 में से आप 2 घटा दो, अगर इधर 22 आया है तो इधर 32 से घटाना, इससे बड़ा होना चाहिए, तो 10 में से 2 गए 8 हो जाएगा, पहली बात ये वाला कर दो, या तो इस 7 को 17 बना दो और -9 घट दो, तब भी 8 आ जाएगा। समझ पाए कि नहीं मेरी बात, समझ गए होगे इतना तो, बोलो क्लियर हुआ, समझिए। जैसे मैंने कहा 3 का पावर 119 माइनस 7 का पावर 100 कुछ भी लिख देता हूं 72 में यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बताओ, यहां से 2 अंक लिए, 2 अंक ले लिया मैंने,
19 में ही भाग देना है 4 से, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 3 19, तो 3 घात लगा दिए, माइनस 7 का लिया, क्या लिया 7 का, तो मैंने 72 में ही देखना है बच्चे, किस में देखना है 72 में, पूरे में नहीं देखना है। तो 4 18 72 हो गया। तो मैंने बताया जब कट कर पूरा 0 आए तो वहां पावर क्या बनाते हो, 7 बनाते हो। इतना तो दिमाग में है ही कि भाई जब 72 पूरा कट गया 18 चौक 72, तो 0 आएगा तो 0 तो लिखेंगे नहीं, हमने पहली बात कर ली कि 0 जब आएगा तो 4 ही लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक घात का अगर 0 मान है तो 1 होता है, और 1 तो कितने टेबल में आता भी नहीं। क्लियर हो गई? तो इसीलिए बातें यहां से हमने इसको की। अब मुझे पता है कि 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यहां तो 7 मिलेगा, और यहां जो है 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई, 7 7 का गुणा 9, फिर 7 7 का गुणा 9, 9 9 81, 1 मिलेगा। तो यहां तो हमने घटा लिया, 3 में 7 में से 1 गए 6। अब कुछ लोग क्या करते हैं मैं बता रहा हूं, ये पूरा करते 3 का क्यूब, भाई पूरा करते 3 का क्यूब, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, और माइनस ए 343 गुणे 7 मिल जाता, 343 गुणा 7, तो 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और 2 30, और 7 त्रिक 21, 2 बचा, 7 त्रिक 21 2 23, तो 2307 हो जाता, सॉरी 2301 हो जाता। तो अब इतने घटाते, अब इतने को घटाते, तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया यही बात आपको, ये काम आपको नहीं करना है। आप इसके आगे इससे बड़ा बना दो, जैसे यहीं 23 लगा दो, और तो बताओ 7 में से 1 गए कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बातें क्लियर हो गई? या इसको घटा के माइनस में लेके उससे बड़ा घटाते तब भी 6 आ जाता। तो वो काम ना करने से अच्छा है ऐसे काम को आप डायरेक्ट कर लिया करो, क्योंकि इसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो चलो आज की सभा जो है यहीं पे समाप्त करता हूं। कल हम टाइप नंबर 3 में, कल हम टाइप नंबर 3 में पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी नियम। डिविजिबिलिटी, और एक से जो आपको मैंने 2 4 वाला बताया, 2 4 वाला बताया, ठीक है, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।